जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था, जो अतीत को नियंत्रित करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है, और जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वो अतीत को नियंत्रित करता है। बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसे आप कह सकते हैं बार बार कहा जाता है, नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में अक्सर कुछ आवाजें, कुछ कहानियां दबा दी जाती हैं। हाँ। और आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर उन्हीं दबी हुई आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पहलू की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर बड़ी बड़ी तारीखों और घटनाओं के शोर में खो जाता है। मतलब क्रांतिकारियों का निजी जीवन। एग्जैक्टली, उनका निजी जीवन। ये चर्चा उन सभी के लिए जरूरी है जो इतिहास को सिर्फ तथ्यों के तौर पर नहीं, बल्कि एक मानवीय अनुभव के रूप में समझना चाहते हैं। खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जहां मेंस में एक गहरा, एक विश्लेषणात्मक नजरिया बहुत काम आता है। सही कहा। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्रांतिकारियों ने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उस दौर की जो क्रांतिकारी राजनीति थी उसने उनके परिवारों, उनके बचपन और उनके प्रेम संबंधों पर क्या असर डाला। और क्यों ये भूली बिसरी कहानियां आज भी हमारे लिए इतनी मायने रखती हैं। इस काम को अग्नियोग आर्काइव नाम की एक पहल बहुत ही खूबसूरती से कर रही है। तो चलिए इसी आर्काइव की एक कहानी से शुरू करते हैं। साल है 1915। अविभाजित बंगाल का बालासोर तट जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें देश बाघा जतिन के नाम से जानता है, अपने 4 साथियों के साथ एक जर्मन जहाज का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उस जहाज में हथियार थे और प्लान था पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ने का। लेकिन वो जहाज कभी नहीं आता। अंग्रेजी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लग जाती है और वो खेप को रास्ते में ही रोक लेते हैं। और इसके बाद जो होता है वो इतिहास की किताबों में बालाघाट की लड़ाई के नाम से दर्ज है। एक तरफ माउजर पिस्तौल लिए 5 क्रांतिकारी और दूसरी तरफ भारी पुलिस बल। 75 मिनट तक गोलीबारी चलती है। और उस लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बाद 10 सितंबर 1915 को बाघा जतिन की मृत्यु हो जाती है। अब इतिहास की किताबें अक्सर यहीं पर रुक जाती हैं। एक नायक ने देश के लिए अपनी जान दे दी, कहानी खत्म। पर मेरे मन में सवाल ये उठता है कि कहानी यहाँ खत्म कैसे हो सकती है? उनके बाद उनके परिवार का क्या हुआ? उनके 3 छोटे छोटे बच्चों का क्या? और देखिए, यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे भुला दिया गया। क्रांति की जो असली कीमत थी वो उनके परिवार ने चुकाई। अच्छा। बाघा जतिन की पत्नी इंदुबाला देवी अचानक विधवा हो गईं, पर उनकी मुश्किलें बस शुरू हुई थीं। ब्रिटिश पुलिस लगातार उन पर और उनके बच्चों पर नजर रखती थी। मतलब एक तरह की सर्वेलेंस। हाँ, और जिन भी घरों पर क्रांतिकारियों के परिवारों को पनाह देने का शक होता था, वहां छापे मारे जाते थे। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके अपने ही लोग, रिश्तेदार भी उनसे दूरी बनाने लगे होंगे। बिल्कुल, पुलिस के खौफ से ज्यादातर रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। अरे बाप रे। नतीजा ये हुआ कि इंदुबाला देवी को अपने बच्चों के साथ एक घर से दूसरे घर भटकना पड़ा। सालों तक उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर, कभी नौकरानी बनकर तो कभी अस्तबल जैसी जगहों पर छिपकर जिंदगी गुजारी। अस्तबल में? ये तो कल्पना से भी परे है। एक तरफ देश उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद कर रहा है और दूसरी तरफ उनका अपना परिवार गुमनामी और डर के साए में जीने को मजबूर था। और ये विडंबना आज और भी गहरी हो गई है। सोचिए, 2022 में उसी कोलकाता में जो कभी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था, एक सर्वे में एक नौजवान से पूछा गया, बाघा जतिन कौन थे? और उसने क्या जवाब दिया? उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बाघा और जतिन 2 अलग-अलग लोग थे। अविश्वसनीय। मतलब हमने अपने नायकों को इस हद तक भुला दिया है। हाँ, और ये दिखाता है कि उनकी कुर्बानी और आज हमारी यादों के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। और इसी खाई को पाटने के लिए 2022 में अग्नियोग आर्काइव की शुरुआत हुई। अग्नियोग यानी अग्नि का युग। अच्छा। ये एक स्वतंत्र मौखिक इतिहास परियोजना है जो 1900 से 1946 के बीच के उग्रवादी आंदोलनों का दस्तावेजीकरण कर रही है। लेकिन सरकारी फाइलों से नहीं, बल्कि उन क्रांतिकारियों के परिवारों और वंशजों से बात करके, उनकी यादों को रिकॉर्ड करके। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये सिर्फ बाघा जतिन के परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया गया। हाँ बिल्कुल, और भी ऐसी कहानियां हैं। 1930s के राइटर्स बिल्डिंग वाली घटना को ही ले लीजिए। कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग। हाँ, 8 दिसंबर 3 नौजवान, 22 साल के बिनोय बसु,
18 साल के बादल गुप्ता और 19 साल के दिनेश गुप्ता यूरोपीय कपड़ों में बिल्डिंग में घुसते हैं और जेलों के क्रूर महानिरीक्षक एनएस सिम्पसन की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद का घटनाक्रम तो बहुत मशहूर है। बिनॉय ने खुद को गोली मार ली, बादल ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया और दिनेश को पकड़कर फांसी दे दी गई। आज भी कोलकाता का दिल डलहौजी स्क्वायर उन्हीं के नाम पर बीबीडी बाग कहलाता है। लेकिन सवाल फिर वही है, इन पोस्टर और मूर्तियों के पीछे के इंसान कौन थे? अग्निजुग आर्काइव्स ने जब इनके परिवारों को खोजा तो बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। जैसे बिनॉय बसु, वो एक अमीर और पढ़े लिखे परिवार से थे जहां अंग्रेजी तहजीब का बोलबाला था। वो खुद ढाका में मेडिकल के छात्र थे और एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी भी। मेडिकल स्टूडेंट और टेनिस खिलाड़ी, ये तो उस छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो हमारे दिमाग में एक क्रांतिकारी की होती है। यही तो बात है। उनकी माँ कॉन्टिनेंटल खाना बनाने के लिए जानी जाती थी। कमाल है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि क्रांति का जज्बा किसी सामाजिक या आर्थिक दायरे का मोहताज नहीं था। अब बादल गुप्ता को देखिए, सिर्फ 18 साल का लड़का। हाँ। राइटर्स बिल्डिंग पर हमले से ठीक एक दिन पहले वो अपने घर गया और अपनी 6 साल की छोटी बहन को एक गुड़िया तोहफे में दी। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 18 साल का लड़का देश के लिए अपनी जान देने जा रहा है और उसके दिमाग में आखिरी चीजों में से एक अपनी छोटी बहन के लिए तोहफा खरीदना है। ये उस मिशन के भारी बोझ के नीचे दबे कोमल दिल को दिखाता है। बिल्कुल। और उस घटना के बाद जो हुआ वो उस समय के समाज पर ब्रिटिश हुकूमत के खौफ को दिखाता है। पुलिस के डर से बादल के पिता ने अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। क्या? अपने ही बेटे का? हाँ। तब उनके एक चाचा तारिणी नाथ ने हिम्मत दिखाकर उनका अंतिम संस्कार किया। और दिनेश गुप्ता, उन्हें तो पकड़ लिया गया था। हाँ, और फांसी का इंतजार करते हुए उन्होंने अलीपुर जेल की अपनी कोठरी से 93 खत लिखे। 93 खत? जी। उन खतों से पता चलता है कि वो सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, वो अपनी नन्ही भतीजी के जेल में उनसे मिलने आने का बेसब्री से इंतजार करते थे। उसे रविंद्र संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने एक खत में जेल की खिड़की का एक डूडल भी बनाया था। मतलब वो आखिरी सांस तक अपने परिवार से जुड़े रहना चाहते थे। और उनकी वो भतीजी, वही बच्ची बड़ी होकर बंगाल की प्रसिद्ध गायिका माया सेन बनी। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें उन क्रांतिकारियों को शहीद की पत्थर की मूर्तियों से निकालकर हमारे जैसा एक हार्ड मास का इंसान बना देती हैं। सही बात है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात लेख में बताई गई है वो ये कि 93 साल बाद 2023 में अग्निजुग आर्काइव्स ने इन तीनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया। जी, ये पहली बार था कि बिनोय, बादल और दिनेश के वंशज एक साथ एक छत के नीचे आए। 93 साल बाद। 1930 की उस घटना के बाद डर और हालात ने इन परिवारों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। अब जाकर उनकी पीढ़ियों ने मिलकर अपने पूर्वजों के बलिदान को याद किया और उस दर्द को साझा किया जो वो इतने सालों से अकेले ढो रहे थे। कल्पना कीजिए उस कमरे में कैसा माहौल होगा। 3 पीढ़ियों का दबा हुआ दर्द, डर और गर्व, सब एक साथ। ये तो इतिहास को दोबारा जीने जैसा है। बिल्कुल। इन कहानियों में परिवार का दर्द तो है, लेकिन क्या प्यार और निजी रिश्तों की भी कोई जगह थी, या क्रांति की आग में सब कुछ जल गया? जगह थी, और बहुत गहरी जगह थी। आर्काइव की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक उल्लासकर दत्ता की है। उल्लासकर दत्ता? अलीपुर बम कांड वाले? हाँ, वही बम बनाने के विशेषज्ञ थे। उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल यानी काला पानी भेजा गया। वहां उन पर इतने बर्बर अत्याचार हुए कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। ये कहानी तो हमने सुनी है, लेकिन इसमें निजी पहलू क्या है? निजी पहलू ये है कि गिरफ्तारी से पहले वो राष्ट्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल की बेटी लीला से प्रेम करते थे। अच्छा। जब उल्लासकर को काला पानी की सजा हुई तो जाहिर है लीला के परिवार ने उनकी शादी कहीं और कर दी। तो एक अधूरी प्रेम कहानी? अधूरी नहीं, ये तो बस इंटरवल था। कहानी का सबसे असाधारण हिस्सा तो आजादी के बाद शुरू होता है। आजादी के बाद? जब उल्लासकर जेल से छूटे तब तक लीला विधवा हो चुकी थीं और एक बीमारी की वजह से कमर से नीचे लकवाग्रस्त थीं। ओह। इसके बावजूद उल्लासकर ने उनसे शादी की। क्या कह रही हैं? मतलब इतने साल जेल में बिताने और इतना कुछ सहने के बाद भी? हाँ, और सिर्फ शादी ही नहीं की, अपनी बाकी की जिंदगी उल्लासकर जहां भी जाते लीला को अपनी गोद में उठाकर ले जाते थे। अपनी गोद में? हाँ। सिलचर के स्थानीय लोग इस जोड़ी को शिव पार्वती कह के बुलाते थे। वाह। जैसे शिव सती के शव को लेकर भटक रहे थे।
ये कहानी ये किसी सरकारी दस्तावेज या इतिहास की किताब में नहीं मिलेगी। ये लोगों की यादों में जिंदा है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो एक असाधारण प्रेम कहानी है जो किसी भी उपन्यास या फिल्म से बढ़कर है। और ये बातें हमें इतिहास की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमारे नायकों की एक ऐसी छवि पेश करती हैं जो बहुत जटिल है, बहुत मानवीय है। इन कहानियों में सिर्फ राष्ट्रभक्ति का जोश नहीं, बल्कि व्यक्तिगत त्रासदी, प्रेम और पीड़ा भी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इन निजी इन भावुक कहानियों पर इतना ध्यान देने से हम उनके राजनीतिक मकसद के महत्व को कम तो नहीं कर रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। अच्छा। बल्कि ये कहानियां उनके राजनीतिक मकसद को और बड़ा बना देती हैं। जब हमें पता चलता है कि प्रीतिलता वादेदार, जो पहाड़टाली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शहीदों में से एक थी, वो अपने गरीब परिवार की अकेली कमाने वाली थी, तो उनका बलिदान और भी महान हो जाता है। हमें समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लगाया था। मतलब ये निजी कहानियां उनके राजनीतिक फैसलों को एक मानवीय संदर्भ देती हैं। वो हमें बताती हैं कि इन लोगों ने क्या खोकर आजादी की लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। ये कहानियां उनके बलिदान को अमूर्त नारेबाजी से निकालकर एक ठोस व्यक्तिगत अनुभव में बदल देती हैं। और यही वजह है कि अग्निजुग आर्काइव सिर्फ कहानियां जमा नहीं कर रहा है। अच्छा, तो वो इन कहानियों का कर क्या रहे हैं? इन्हें किसी लाइब्रेरी में रख रहे हैं? नहीं, वो इन कहानियों को वापस लोगों के बीच सड़कों पर ले जा रहे हैं। वो कोलकाता में स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स और ओरल हिस्ट्री वॉक आयोजित करते हैं। कमाल है। वो लोगों के समूह को उन्हीं गलियों, उन्हीं मोहल्लों और इमारतों में ले जाते हैं जहां ये क्रांतिकारी कभी रहते थे, छिपते थे, और वहीं खड़े होकर उनकी ये अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। मतलब इतिहास को क्लासरूम की चारदीवारी से निकालकर जिंदा कर देना। इसका असर तो बहुत गहरा होता होगा, खासकर नौजवानों पर। बहुत गहरा। जब एक कॉलेज का छात्र सुनता है कि राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करने वाले लड़के उसी की उम्र के थे, जब वो उनके प्रेम, उनके पारिवारिक रिश्तों और उनकी कमजोरियों के बारे में सुनता है, तो स्वतंत्रता संग्राम उसके लिए एक विशाल दूर की घटना नहीं रह जाता। वो एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है। उसे लगने लगता है कि ये उसी के जैसे आम युवा थे जिन्होंने असाधारण फैसले लिए और उनके नतीजे भुगते। ठीक कहा आपने। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अंग्रेजों के खुफिया दस्तावेजों ने इन क्रांतिकारियों को हमेशा एक खतरा या आतंकी के रूप में दर्ज किया, इंसान के रूप में नहीं। हाँ, एक लेबल लगा दिया। उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को मिटाकर सिर्फ एक लेबल लगा दिया। और शायद अनजाना में हमारी अपनी वीरता की जो राष्ट्रवादी कहानियां हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। हमने उन्हें देवताओं की तरह मूर्तियों में स्थापित कर दिया। बिल्कुल। इतना महान बना दिया कि उनकी मानवीय जटिलताएं कहीं खो गईं। वो शहीद बन के रह गए, लेकिन इंसान नहीं रहे। और यही बात आज के समय में बहुत प्रासंगिक हो जाती है, जब भारत में आर्काइव, निगरानी और राज्य की शक्ति पर फिर से बहस हो रही है। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि राज्य, चाहे वो औपनिवेशिक हो या कोई और, हमेशा ये तय करता है कि क्या याद रखने लायक है और क्या भुला दिए जाने लायक। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि किसका इतिहास याद रखा जाए और कैसे याद रखा जाए। हाँ। इन गुमनाम कहानियों को खोजना सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करना नहीं है। ये एक राजनीतिक काम है। ये उस ताकत को चुनौती देना है जो इतिहास की कहानी को नियंत्रित करती है। ये बताना है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और सरकारों का नहीं होता, बल्कि आम लोगों के प्यार, दर्द और बलिदान से भी बनता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सार यही है कि अग्निजुग आर्काइव जैसी पहल हमें याद दिलाती है कि इतिहास की भव्य इमारत असल में निजी जीवन, प्रेम, हानि और बलिदान जैसी अनगिनत छोटी छोटी ईंटों से बनी है। और जो लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके लिए नजरिया उत्तरों में एक ऐसी गहराई ला सकता है जो सिर्फ तथ्य रटने से कभी नहीं आ सकती। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जी। लेख हमें बताता है कि औपनिवेशिक रिकॉर्ड और हमारी अपनी वीरता की कहानियों दोनों ने ही क्रांतिकारियों की मानवीय जटिलताओं को मिटा दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे इतिहास में और कौन सी हस्तियां या आंदोलन हो सकते हैं जिन्हें हम आज भी इसी तरह एक तरफा नजरिए से देख रहे हैं। और हम वो कौन सी निजी कहानियां खो रहे हैं जो शायद हमारी पूरी समझ को ही बदल सकती हैं। एक बहुत जरूरी सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी पूछें। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।